कैसे हो ज़बर शाह? बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि तुम्हारी बहन अगवा हो गई है। रज़िया बेगम के नंबर से आती कॉल देखकर ज़बर ने फ़ौरन रिसीव की थी और उसके बाद जैसे ही उसके जलते कोयलों पर उसे बिठा गई थी। तुमने किया है ना रज़िया बेगम? अगर मेरी बहन को आँच भी आई ना तो तुम्हारी कब्र खोदने का कॉन्ट्रैक्ट खुद ज़बर शाह लेगा। वो गुस्से से दहाड़ा था, जबकि उसके पास खड़ा शहीर और बारिक भी उसकी तरफ अब मुतवज्जो हो चुके हुए थे। रिलैक्स रिलैक्स ज़बर शाह, अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है तुमने। अपनी बहन को ढूंढना है, उसे बचाना है, और तुम तो जानते हो ज़रा ख़तरनाक किस्म की औरत हूँ मैं, और फिर हूँ भी कोठे वाली। क्या कहा था तुमने? क्या कहा था तुमसे ऑफिसर? वर्दी पहनकर कोठे वालियों से पंगे नहीं लिए जाते। लेकिन तुमने फिर भी वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। खैर, तुम्हारे लिए एक डील है मेरे पास। अगर अपनी बहन की सलामती चाहते हो ना, तो मेरा एक छोटा सा काम करना है तुमने। अजहर किसी कीमत पर रिहा नहीं होगा। रज़िया बेगम, ये जान लो तुम, वो तुम्हारे सारे राज खोलकर तुम्हें जेल की चार दीवारियों के पीछे फेंकेगा। वो गुस्से से चिल्लाया था। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ तुम्हारी बहन का क्या होगा? शायद तुम भूल गए हो। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी ऑफर लेकर आई हूँ। मुझे अजहर नहीं, और ना ही मुझे उससे कोई मतलब है, बल्कि वो तो मेरे गले की हड्डी बना हुआ है। मेरे हर काम में वो 40% का हिस्सेदार है, क्योंकि वो मेरे सारे राज जानता है। अब देखो ना, उसकी हिस्सेदारी की वजह से मुझे कितना नुकसान पड़ना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस हिस्सेदार को ही खत्म कर दूं। तुम्हें करना कुछ नहीं, वो जेल में है, तुम्हारे अंडर है। तुम्हारे तशद्दुद से वो मारा भी तो जा सकता है ना। और अगर वो वहां पर मर जाता है, और अगर वो वहां नहीं मरा तो यहाँ तुम्हारी बहन मेरे तशद्दुद से मर जाएगी। मेरी डील घाटे का सौदा हरगिज नहीं है ज़बर शाह। वहां तुम एक मुजरिम को खत्म करोगे, तभी तो तुम्हारी बेकसूर मासूम बहन बच पाएगी। अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूंगी। करना तुम्हें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अजहर को खत्म करना है। मैं अजहर की लाश देखना चाहती हूँ, और मेरे रास्ते की इस दीवार को तुम हटा सकते हो। मेरे रास्ते की इस रुकावट को तुम मिटा दो और अपनी बहन को सही सलामत यहाँ से ले जाओ। फोन बंद हो चुका था, जबकि ज़बर फोन रखते हुए शहीर और बारिक के चेहरे को देखने लगा। बारिक अभी अभी यहाँ पहुंचा था। वो उस वक्त ट्रैफिक एरिया में उस गाड़ी की लोकेशन जानना चाहते थे जो सीसीटीवी फुटेज में उन्हें नजर आ रही थी, जिसमें इज़ा का अगवा हुआ था। सब कुछ ठीक तो है ना? बारिक ने परेशानी से पूछा तो उसने नफी में सर हिलाया। उसको रज़िया बेगम ने अगवा किया है, और अब वो चाहती है कि मैं अजहर का कत्ल कर दूं ताकि उसके सारे काले कारनामे यहीं पर दफन हो जाए। तभी वो इज़ा को छोड़ेगी, लेकिन वो तब भी इज़ा को नहीं छोड़ेगी भाई, मुझे यकीन है। वो सिर्फ और सिर्फ अजहर को मेरे हाथों ख़त्म करवाना चाहती है। इज़ा तक हमें खुद पहुंचना होगा। उसने जानबूझकर प्राइवेट नंबर से फ़ोन किया है ताकि हम उसकी कॉल ट्रेस ना करवा सकें, लेकिन मैं इस गाड़ी के बारे में पता करवा कर ही दम लूँगा। आप भी देखिएगा। ज़बर ने उस कैबिन की तरफ देखा जहाँ पर ऑफिसर्स कब से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो उससे उस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन ले रहा था। सर, कुछ भी समझ नहीं आ रही। सब लोग ट्रस्टेड थे। इस तरह आपकी बहन को कौन अस्पताल से गायब कर सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने चेक करवाया है, जब आपकी बहन अस्पताल से गायब हुई तब सीसीटीवी कैमरास ऑफ थे। हर चीज़ पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। आपकी बहन अचानक अस्पताल से गायब हुई है। हमने पुलिस को बुलवाया है, वो भी सीसीटीवी कैमरास चेक कर रही है। सुबह 9 बजे के आसपास कैमरास बंद हुए थे, फिर 9:15 बजे ग्लिच कहकर कैमरास दोबारा से ऑन कर दिए गए थे। लेकिन इस दरमियान आपकी बहन को अस्पताल से गायब कर दिया गया। उसका सिक्योरिटी गार्ड उसे फोन पर मालूमात दे रहा था। अम्मारा अस्पताल से गायब थी, इज़ा को अगवा कर लिया गया था। ये किसका काम था जानना दामियार के लिए मुश्किल नहीं था। उसका और कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जो उसके घर तक घुस सकता था। ये हरकत यकीनन रज़िया बेगम ने की थी, और रज़िया बेगम ने खुद अपनी मौत को आवाज़ दी थी। दामियार की कमज़ोरी पर वार करके रज़िया बेगम ने बहुत बड़ी गलती की थी, और अब उसे इस गलती को भुगतना था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। शाह ब्रदर्स क्या कर रहे थे? वो किस तरह अपनी बहन को ढूंढ रहे थे? उसने एक दफा भी उनसे नहीं पूछा था। वो खुद से अपनी इज़ा के बारे में पता करवा रहा था। जब उसे दूसरी बुरी खबर मिली थी कि अम्मारा भी अस्पताल से गायब है, वो गुस्से से पागल हो रहा था। रज़िया बेगम यकीनन उसे हराना चाहती थी, लेकिन दामियार शाह ने हारना नहीं सीखा था। वो इतनी आसानी से उस औरत को जीतने नहीं दे सकता था खुद से। वो सर, ये गाड़ी यहाँ की नहीं है, बल्कि ये गाड़ी लाहौर की। ये गाड़ी अजहर नाम के एक बंदे के नाम पर बुक है, और ये गाड़ी लाहौर से यहाँ पहली दफ़ा ही आई है, क्योंकि इससे पहले इसे कभी यहाँ नहीं देखा गया, ना किसी ट्रैफिक लाइन पर,
और ना ही किसी चुंगी वगैरह पर इसकी डिटेल सेव है। ये गाड़ी लाहौर से निकली थी और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को यहाँ से अगवा करके ले जाना था। वो उस वक्त ट्रैफिक पुलिस सर्विसेज में मौजूद थे, यानी कि ये अजहर की गाड़ी है और अजहर नाम का बंदा इस वक्त मेरे पास मौजूद है जिसको मैंने गिरफ्तार किया हुआ है। ये गाड़ी उसी की है। इस गाड़ी की सारी ट्रैफिक डिटेल निकालो, किधर किधर से होकर गुजरी है, आखिर कौन से मकाम पर यह गाड़ी जाकर रुकी है, सब कुछ पता करके दो मुझे। जबर ने ऑफिसर को देखते हुए कहा, सर मुझे डिटेलिंग में 1 घंटा लग जाएगा। वो उसे देखते हुए बोला, जबकि जबर ने हाँ में सर हिलाया था। वो तीनों उस कमरे से बाहर निकल आए जबकि ऑफिसर अब अपना काम शुरू कर चुका था। इबादत के बारे में कोई खबर है? वो कैसी है? और आप अस्पताल में किसको छोड़कर आए हैं? जर्रान के साथ, जबर ने बारीक से पूछा था। फिलहाल तो बाबा को छोड़कर आया हूँ। बाबा कह रहे थे वो सब कुछ संभाल लेंगे। तैयब चाचू उनके साथ ही हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त जर्रान को हमारी ज़रूरत है, लेकिन हम इज़ा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इबादत को भी नहीं। इतनी सारी मुसीबतें एक साथ टूटी हैं, बस दुआ करो सब कुछ ठीक हो जाए। उसने ज़बर की तरफ देखते हुए कहा, जो उस वक्त सिर्फ खुदा से दुआ ही मांग सकता था। अगले 1 घंटे में उन्हें डिटेल्स मिल जानी थी, लेकिन 1 घंटे में क्या से क्या हो सकता था। दामियार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, उसे हमारे साथ होना चाहिए। वो अकेला क्या कर लेगा? उसके पास कोई गवर्नमेंट पावर नहीं। जबर ने परेशानी से बारीक से कहा था। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। अकेले परेशानी में हलकान होने से बेहतर है कि वो हमारे साथ आकर रहे। उसने कहते हुए अपना फ़ोन निकाला और दामियार की कॉल मिलाई। अपने फ़ोन पर बारीक की कॉल आते देख उसने फ़ौरन नंबर अटेंड किया। दामियार कहाँ हो तुम? हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है। रज़िया नामी औरत ने इज़ा को अगवा करवाया और वो ज़बर से डिमांड कर रही है कि जो आदमी उसने गिरफ्तार किया है वो उसे कत्ल कर दे और कत्ल करने के बदले में वो इज़ा को रिहाई दे देगी। मतलब वो ज़बर से डिमांड कर रही है कि उस आदमी के मरने के बाद वो उसे छोड़ देगी, लेकिन ज़बर को यकीन है कि वो अपने वादे को पूरा नहीं करेगी, पाबंदी नहीं करेगी वादे की अपनी, बल्कि वो इज़ा को नुकसान पहुंचाएगी। हम सब मिलकर इज़ा को ढूंढ रहे हैं, तुम यहीं आ जाओ, हम सब एक साथ रहकर ही इज़ा के बारे में पता करते हैं। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। हम थोड़ी देर में रज़िया बेगम के ठिकाने की तरफ निकलेंगे, क्योंकि ज़बर को यकीन है कि जो उसने कॉल रिकॉर्ड किया उसकी मदद से रज़िया बेगम का वो आदमी जिसका नाम अजहर है वो हमारी मदद करेगा और हमें रज़िया बेगम के ठिकाने तक भी पहुंचाएगा। बाकी इस गाड़ी के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि वो गाड़ी किस तरफ गई है। अभी तक हमें जितनी खबर मिली है उसके मुताबिक वो गाड़ी फ़िलहाल मंगला के एरिया में मौजूद है, यानी कि मीरपुर से आगे वो नहीं गई है गाड़ी, और ना ही वो किसी ट्रैफिक लाइन में स्पॉट हुई है, यानी कि वो मीरपुर की हदूद के अंदर ही मौजूद है। हमें मंगला तक पहुंचना होगा, बारिक उसे समझा रहा था। तुम लोग बहुत सुस्त हो बारिक, तुम लोग अभी तक सिर्फ इतना ही जान पाए हो कि गाड़ी मीरपुर की हदूद से बाहर नहीं निकली, जबकि मैं मंगला में हूँ और इस वक्त मैं रज़िया बेगम के अड्डे की तरफ जा रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि ज़बर इन मामलों में काफ़ी सुस्ती से काम ले रहा है। इतनी पावर होने के बावजूद, वर्दी का रोब होने के बावजूद वो अभी तक सिर्फ इतना ही पता करा पाया है कि ये सब कुछ रज़िया बेगम का किया धरा है और रज़िया बेगम अभी तक मीरपुर की हदूद में है। और दूसरी बात, उस आदमी का कत्ल करवाने के बाद भी रज़िया बेगम हरगिज़ इज़ा को नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो इज़ा का कत्ल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका मकसद मेरा ख़ानदान मिटाना है। और सिर्फ इज़ा को ही नहीं बल्कि वो अम्मारा को भी अगवा कर चुकी है और वो अम्मारा और इज़ा दोनों को कत्ल कर देगी। इसके बाद मुझे मारना उसके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है और वो मकसद है मज़र शाह का ख़ानदान मिटाना, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई है। बाकी जहाँ तक ज़बर के साथ हुई उसकी डील है, तो ज़बर से कहो कि वक्त बर्बाद मत करे। वो किसी तरह की डील नहीं कर रही, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ज़बर को बातों में उलझा रही है। मैं वहाँ पहुँचकर तुम लोगों को लोकेशन सेंड करता हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि अम्मारा भी अगवा हो चुकी थी। इस चीज़ ने बारी को मज़ीद परेशान कर दिया था। उसकी दुश्मनी दामियार के साथ थी, मज़र शाह के खून के साथ थी, तो फिर वो इज़ा को अपने साथ क्यों लेकर गई थी? क्या उसकी साजिश में ज़बर भी शामिल था? क्या वो ज़बर को कोई बहुत बड़ा झटका देने वाली थी, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद या मतलब पूरा करना चाहती थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रज़िया बेगम बहुत चालबाज औरत थी, वो उन्हें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाकर फ़ायदा उठा सकती थी। वो रज़िया बेगम को हल्का नहीं ले सकते थे। ज़बर थाने जा रहा था, दामियार अड्डे के बारे में कैसे पता करेगा और वहाँ कैसे जाएगा वो नहीं जानते थे, लेकिन ज़बर अजहर को अपने एतमाद में लेकर उसके साथ
अड्डे तक पहुंच सकता था। जबर तेजी से थाने में दाखिल होता अंदर लॉकअप की तरफ चला गया, जहां अजहर बहुत बुरी हालत में था। उसने उसे बुरी तरह से मारा था, बहुत समझाया था, लालच दिया था, रजिया बेगम को फंसाने के लिए कहा था, लेकिन वो रजिया बेगम का वफादार था। वो किसी भी हालत में उसे धोखा नहीं देना चाहता था। उसका कहना था कि रजिया बेगम और वो दोनों पार्टनर्स हैं हर काम में। वो रजिया बेगम का साथी है और वो हरगिज रजिया बेगम को धोखा नहीं देगा। इसीलिए अब वो सीधा उसी के पास आया था ताकि उसे बता सके कि रजिया बेगम ने किस तरह से उससे पार्टनरशिप खत्म करने के लिए प्लानिंग की है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो वो उसे कत्ल करवाने की साजिश कर रही थी, और वो भी जबर के हाथों। उसने अंदर दाखिल होते हुए कुछ भी नहीं कहा था, बस उसके सामने अपनी रिकॉर्ड की हुई कॉल रख दी थी। उसे जैसे ही रजिया बेगम की आवाज़ सुनाई थी, उसने अपने कॉल कान रिकॉर्डिंग पर लगा दिए थे। उसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग सिस्टम हर वक्त अलर्ट रहता था, क्योंकि उसे कभी भी कॉल रिकॉर्ड करने की ज़रूरत महसूस हो सकती थी। तुम्हारी वफादार साथी रजिया ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। वो रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए मोबाइल उसके सामने कर चुका था, जबकि अब वो अपने कानों से उसकी बात सुन रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी रजिया बेगम तुम्हें कत्ल करवाने की साजिश कर रही है। उसने मुझे कहा है कि वो मेरी बहन को इसी कीमत पर छोड़ेगी जब मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? रजिया बेगम से डील करनी चाहिए या तुम मेरे साथ कोई डील करना चाहोगे? वो रिकॉर्डिंग उसे पूरी तरह से सुनाने के बाद उसके सामने कुर्सी रखकर बैठते हुए पूछने लगा, जबकि उसके चेहरे पर बेयकीनी साफ जाहिर थी। यकीनन रजिया बेगम के इस कदम ने उसे बहुत बड़ा धचका पहुंचाया था। मैं करूंगा तुम्हारी मदद, मैं जानता हूँ रजिया बेगम कहाँ है। वो अचानक बोला तो जबर ने एक उम्मीद से उसे देखा। जिस तरह उसने सोचा था बिल्कुल उसी तरह हुआ। अजहर उनकी मदद करने को तैयार हो चुका था। अब यकीनन रजिया बेगम की गर्दन उसके हाथ से ज़्यादा दूर नहीं थी, उसके हाथ की गिरफ्त में आने वाली थी, और वो भी बहुत जल्द। वो खामोशी से डेस्क पर बैठा था। अंदर इबादत का ऑपरेशन चल रहा था। वो जानता था या उसका खुदा जानता था उस वक्त उसके दिल की कैफियत कैसी थी। एक तरफ उसका बच्चा था, दूसरी तरफ उसकी इबादत थी, और दिमाग उसका इज़ा में उलझा हुआ था। डॉक्टर कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी। अजीब अफरा तफरी मची हुई थी। बाबा और चाचू बार बार उसके कंधे पर हाथ रखते और उसे दिलासा देते थे। जब उसका फ़ोन बजा था, उसने एक नज़र स्क्रीन को देखा और फिर उठ गया। क्या हुआ जरान बेटे, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने परेशानी से जरान को देखते हुए पूछा। बाबा, इबादत की ज़िंदगी मेरी खुदा के हाथों में है, लेकिन मैं अपनी बहन को भी फरामोश नहीं कर सकता। मुझे उसके बारे में पता करना होगा, जानना होगा। मुझे जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे यकीन है कि आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन मुझे जाना है। मुझे भाई होने का भी फ़र्ज़ निभाना है। वो उन्हें देखते हुए बोला तो वो उसके हौसले पर कितनी ही देर उसे देखते रह गए। वो खुद अपनी औलाद खो रहा था और उसे अपनी बहन की ज़िंदगी बचानी थी। उन्होंने फ़ख्र से उसे देखते अपने सीने से लगाया था, जबकि उसे जाने की इजाज़त देते हुए उन्होंने दूर तक उसे देखा था। जब थोड़ी देर बाद जल्दबाजी में नर्स कमरे से बाहर निकली। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लड़की की जान बचाना भी मुश्किल है। शायद बच्चा बच जाए, लेकिन लड़की का बचना बहुत मुश्किल है। उनके हस्बैंड कहाँ गए हैं? हमें फौरन उन्हें बताना होगा, नर्स परेशानी से कह रही थी, जबकि बाबा और चाचा पर तो जैसे अस्पताल की छत आन गिरी थी। जरान इबादत को टूट कर चाहता था। उसके बगैर उसने अपनी ज़िंदगी का कभी तसव्वुर तक नहीं किया था। उसके बगैर वो कैसे रहेगा? शायद अपने बच्चे का दुख वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इबादत का दुख बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। जरान को अस्पताल से निकले काफ़ी वक्त हो चुका था। वो उसका नंबर मिलाने लगे, लेकिन मुसलसल कोशिश नाकाम रही। उसका नंबर लग ही नहीं रहा था, और दूसरी तरफ इबादत की सांसें खत्म हो रही थीं। वो लोग घसीट कर एक लड़की को अंदर लेकर आए थे। इज़ा ने दरवाजे के साथ होते उसकी आवाज़ को सुनना चाहा, और अम्मारा की आवाज़ पहचानने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, वो गुस्से से चिल्ला रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला था और उस लड़की को अंदर की तरफ फेंका गया। वो सीधी आकर उस पर गिरी थी। इज़ा ने हैरत से उसे देखा। इज़ा, इज़ा, इन लोगों ने मुझे भी अगवा कर लिया है। ये लोग बहुत बुरे हैं। इन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा। वो रोते हुए उसे बताने लगी, जबकि इज़ा उसे अपने साथ लगाए उसे खुद में छुपा रही थी। यानी कि जब वो उसे डराने धमकाने में कामयाब नहीं हो सके, तो उन लोगों ने अम्मारा को भी अगवा कर लिया। मतलब वो दामियार को हर कीमत पर नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अम्मारा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल भी मत डरना। ये लोग हमें डराने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। वो उसे अपने साथ लगाए समझा रही थी, जबकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी। दामियार शाह मंजर से गायब हो चुका था।
वो किस तरफ गया है कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक गायब हो गया है वो। इस तरह कैसे गायब हो सकता है वो? कहीं वो कोई गेम तो नहीं खेल रहा? क्या लगता है आपको वो सब कुछ जान चुका होगा? दामियार के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए उसका आदमी उससे पूछने लगा, दामियार अचानक कैसे गायब हो गया था उनकी नजरों से? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया था? वो सचमुच में दामियार के गायब होने पर परेशान हो गए थे। उसे शाह ब्रदर्स का इतना डर नहीं था। वो ज्यादा से ज्यादा उसकी डील पर अमल करने के बारे में सोच सकते थे, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो लोग अपनी बहन की जान खतरे में डालने जैसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते थे, लेकिन दामियार शाह वो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। ढूंढो उसे, वो गायब नहीं होना चाहिए। अगर वो मंजर से गायब हो गया है तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वो उसे जाने का कहती खुद भी बड़ी परेशान थी। बज़ाहिर उसने अपनी तरफ से बहुत मजबूत प्लानिंग कर ली थी। उसकी बहन और बीवी दोनों उसके कब्जे में थी और उससे आसानी से वो हरा भी सकती थी, लेकिन फिर भी उसे दामियार से डर लग रहा था। वो दामियार शाह को हल्का लेने की गलती हरगिज नहीं कर सकती थी। इज़ा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हमें मार सकते हैं, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, वो भी बिना किसी तरह का शोर शराबा किए। ऐसे में वो इज़ा को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें खामोश होकर बैठ जाना चाहिए, आसान लफ्ज़ों में हिम्मत हार कर बैठना चाहिए, और वो हरगिज़ हिम्मत हार कर बैठने का इरादा नहीं रखती थी। नहीं, हमें इस तरह नहीं बैठना चाहिए, हमें दामियार और मेरे भाइयों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, हमें खुद यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये लोग कब तक औरतों का इस्तेमाल करके मर्दों को कमज़ोर करेंगे? हमें खुद उभरना होगा। यहाँ से बाहर की तरफ एक रास्ता है, ये कमरा खुल जाए बस। मुझे यहाँ से बाहर का रास्ता पता है। जब ये लोग मुझे यहाँ लाए थे तब मैं पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ से बाहर निकलते ही हम किसी तरह से दामियार से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इज़ा, कुछ गलत ना हो जाए। वो बेचैनी से उसके बाजू को पकड़े हुए बोल रही थी। इंशाल्लाह कुछ गलत नहीं होगा, बस हम ये दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाएं। वो उसे देखते हुए बोली, जबकि वो बिना जवाब दिए सिर्फ हाँ में सर हिला गई थी। उन लोगों ने घर में सबको इन्फॉर्म कर दिया था। घर के तकरीबन सब लोग उस वक्त अस्पताल में मौजूद थे। दादी तो रो रो कर इबादत की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। अभी सुबह तक तो वो अच्छी भली घर से निकली थी, उनसे हज़ारों दुआएं लेकर गई थी, लेकिन शाम तक ये सब कुछ हो जाएगा उन लोगों को अंदाज़ा नहीं था। ऐसे में इज़ा का अगवा हो जाना उन लोगों की तो जान पर बनी हुई थी। किसी भी बुरी खबर के डर से दिल खौफ से कांप रहा था।